एक्स मुस्लिम लोगों की कहानियां आपके सामने लाई जाएं, ताकि जो छुपे हुए एक्स मुस्लिम हो वो आगे आ पाए। तो जो हमारी लास्ट गेस्ट थी वो एक फीमेल एक्स मुस्लिम थी, और जो आज की गेस्ट हैं वो भी एक फीमेल ही हैं। बस फर्क ये है कि वो पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम थी, और आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो एक इंडियन एक्स मुस्लिम है। तो जो फीमेल एक्स मुस्लिम को इस सीरीज में देखो हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है और दी जाती भी रहेगी, क्योंकि इस्लाम में जितने जुल्म अत्याचार इस जात पर किए हैं उतने और किसी पर नहीं हुए। चाहे फिर वो गुलाम बनाकर रेप करना, बीवी बनाकर मारना, पीटना, तीन तलाक, हलाला, हर तरह के जुल्म। तो ये सारे जुल्म ये औरतें 1400 सालों से झेल रही हैं, और इन्हें बहुत ज़्यादा दबा कर भी रखा जाता है। तो इतना सब झेलने के बाद बहुत कम फीमेल होती हैं जो इस्लाम की इस गंदगी से बाहर आ पाएँ। और जब कोई फीमेल ऐसा करती है तो हमें उसे सपोर्ट भी करनी चाहिए, और उसकी दिलेरी को देखते हुए उसे सैल्यूट भी करना चाहिए। तो आज की जो हमारी गेस्ट हैं इन्हें मैं ऐड कर लेता हूँ। जी यास्मीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। आप म्यूट हैं। धन्यवाद। जी हाँ, आप लाइव हैं। मैं सभी को बता देता हूँ, सारे व्यूअर्स को, कि यास्मीन जी वैसे आ गई हैं, लेकिन वो रास्ते में हैं, वो घर जा रही हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगी। तो आधे घंटे की हमारी स्ट्रीम रहेगी, उसमें थोड़ा सा ये बताएंगे अपने बारे में। उसके बाद जल्दी ही आज हम स्ट्रीम खत्म कर देंगे। तो यास्मीन जी, मुझे पता है आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं आपका। तो बस इस शुरू करते हैं अपने सवालों का सिलसिला। तैयार हैं आप? जी सर। जी। तो थोड़ा सा सबसे पहले अपनी फैमिली के बारे में बताइए, किस तरह की आपकी फैमिली है और कितना वक्त आपको बीत गया है मुल्हिद हुए हुए। मेरी फैमिली में 2 पक्ष हैं, एक मेरे ननिहाल के लोग और एक मेरे जो मतलब मेरे जो वालिदैन हैं वो। तो मेरे जो हम्म। वालिदैन हैं, अम्मी और अब्बा, वो लोग इतने कट्टर नहीं हैं, बट मेरे जो ननिहाल के लोग हैं कुछ ज़्यादा कट्टर हैं। तो यहाँ पर जब मैं अपने मम्मी-पापा के साथ रहती हूँ, तो मुझे उतना फ़ोर्स नहीं किया जाता इस्लाम को फ़ॉलो करने के लिए। बट मैं कभी न नानी के यहाँ चली जाती हूँ, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें थोड़ा ना वो करना पड़ता है। और रही बात इस्लाम में, मतलब इस्लाम को मैंने कब छोड़ा, तो अभी तो मैंने मतलब पूरी तरह से बताया भी नहीं किसी को अपने घर में कि मैंने इस्लाम को छोड़ दिया। वैसे अम्मी-अब्बू को पता है कि अब हम्म। ये फ़ॉलो नहीं कर रही है अगर, उनको पता है ये चीज़ें। और अभी मतलब 2-3 महीने हुए मेरा जो दिमाग है ना पूरा इस्लाम से ऐसे हट गया। पहले मैं सोचती थी और कुछ-कुछ ऐसे मन में भी था कि हो सकता है सही है, हो सकता है नहीं हो, कन्फर्म नहीं था। बट अभी जो है कन्फर्म है कि नहीं है इस्लाम कुछ भी। हम्म। तो मम्मी पापा को तो देखिए, खैर मैंने भी नहीं बताया, मुझे तो बहुत टाइम हो गया, 10 साल हो गए। तो अ, ये बताइए कि और कोई भी आपकी फैमिली में मतलब मुल्हिद हैं आपके अलावा? नहीं, कोई मुलीद नहीं है और फैमिली में। अच्छा, आप एक्सेप्शनल हैं बस एक। जी। अच्छा। तो सबसे ज़रूरी सवाल बताइए कि क्या इस तरह की मतलब वजह बनी कि उस मज़हब को आपने छोड़ दिया जिसमें आप पैदा हुई थी? कोई टर्निंग पॉइंट स्पेशली आप कुछ मेंशन करें अगर आपका कोई हो, कि जब आपको इस्लाम पर शक हुआ। टर्निंग पॉइंट तो बहुत आया बट मैंने उन पे गौर नहीं किया। ये जो हलाला-वलाला होता है और ये मतलब औरतों के साथ जो मारपीट होती है ना, वैसे सारे मज़हब में ही होती है औरतों के साथ मारपीट तो। बट इस्लाम तो खुली तौर पे कहता है कि अपनी बीवियों को पीटो। तो उस समय मतलब मेरा मन ये किया था कि कोई खुदा कैसे ऐसे बोल सकता है करके। बट वही बोलते हैं ना घर के लोग हम्म। ऐसे मतलब पूछते तो बोलते हैं शैतानी वसवसे है, तो तुम इस चीज़ को हम्म। छोड़ो। तो फिर इस चीज़ को हम छोड़ दिए क्योंकि हो सकता है कि अल्लाह मियाँ ने कुछ सही सोच समझ के कहा होगा कि अपनी बीवियों को पीटो। फिर ऐसे ही आगे मतलब मैंने छोड़ा तो मेरा जो वो था मेन वो था साइंस। हम्म। कुरान की जो आयतें हैं, हम्म। कुरान की जो बातें, हदीसों की जो बातें वो एकदम साइंस से उल्टी चलती हैं। और मेरा मानना है कि जब कोई भी अगर रियल में खुदा हो, तो उसकी बातें दुनिया में दिखनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए मतलब मेरा टर्निंग पॉइंट था यही साइंस को हम समझ सकते हैं कि भई जो थोथी बातें हम्म। हैं, उसकी वजह से मैंने इस्लाम को किनारा कर दिया। अच्छा। हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैंने देखा बहुत सारे लोग इन्हें डिफेंड भी करने चलते हैं।
कि भाई बिग बैंग हो गया, कुरान में बिग बैंग भी है, कुरान में एम्ब्रियोलॉजी भी है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। आप अगर उन्हें ध्यान से देखेंगे तो उसमें जो प्रोसेस, जैसे एम्ब्रियोलॉजी की प्रोसेस बताइए, तो ज़्यादातर तो वो कॉपी की गई थी जो पुरानी सभ्यताएं थी जो उन्होंने लिखा था। अच्छा, सेकंड कि वो भी सही नहीं है, क्योंकि उस समय के लोगों को पता ही नहीं था एक्चुअली में क्या प्रोसेस है। खैर, इस पर भी मैं वीडियो लाऊंगा। तो अ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत कुरान में तो मतलब बिल्कुल ये समझिए साइंस के नाम पे तो बिल्कुल लोगों का बेवकूफ़ बनाया गया है। वही है जो हाँ चौदह सही है। चौदह सौ 1400 साल पहले जितना लोगों को पता था, उतना ही उसके अंदर मेंशन है जो आंखों से हमें अभी दिखाई देता है। अभी ना मतलब दो तीन दिन पहले ना मेरी एक बंदे से ना बातचीत हुई थी ऐसी इस्लाम को लेकर। तो जो डार्विनवाद है ना, हम्म, एवोल्यूशन उत्परिवर्तनवाद, तो वो बोल रहा था कि उत्परिवर्तनवाद जो डार्विन ने दिया था आप लोग उसको नहीं मान रहे हैं, क्योंकि एक तो नव डार्विनवाद आ गया, और दूसरा जो है वो कौन सा वैज्ञानिक था, उसका उसने भी इवोल्यूशन को लेकर एक सिद्धांत दिया था। तो दोनों को मिला जुला के अभी ना वो जीव विज्ञान की वो थ्योरी चल रही है। तो वो बोला कि एक वैज्ञानिक है डेनिस नोबेल नाम के, तो उन्होंने कहा हम्म, कि तीसरे तरीके से जो जीव है उनका विकास हुआ है करके। हम्म, तो मैंने उनकी भी देखा, तो वो भी मतलब डार्विनवाद का जो सिद्धांत था, पहला डीएनए का जो म्यूटेशन है उसका, और हम्म, ये, क्या बोलते हैं, प्राकृतिक चयन, है ना, तो हम्म। उन दोनों को ही नकारा है और नेचुरल उसको नहीं सिलेक्शन, नकारा। राइट। हाँ तो मैं ज्यादा शुद्ध हिंदी बोलती ना मैं, प्राकृतिक चयन। हाँ। तो बिल्कुल वही। हाँ, देखो होता यह है ना कि साइंस इस तरह से काम करता है कि आज हमने एक कोई डिस्कवरी की, कल को हो सकता है उसके अंदर जो हमने अपनी थ्योरीज दी हैं, उन थ्योरीज में हो सकता है कल को कुछ थोड़ा सा चेंज हो जाए। ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, पूरा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, साइंस इसी तरह से काम करता है कि हमारे पास जो थ्योरीज होती हैं उनमें छोटी छोटी चीजें ऐड होती चली जाती हैं। तो ये लोग कहते हैं साइंस तो अपनी बात पे टिकता ही नहीं, कभी कुछ कह देता है, कभी कुछ कह देता है। हमारे अल्लाह ने तो एक बार कह दिया था भाई, आदम और हवा आए थे और उनकी नस्ल चली आ रही है उसके बाद से। तो इस तरह से ही बेवकूफ बनाते हैं। जी। साइंस की बात करते हो, पता नहीं उठी फुटी कुछ भी बोलते रहते हैं। हम्म। अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट थी मेरी, जी जी, बताइए। ये एवोल्यूशन को लेकर जो नई थ्योरी है उस पर आप एक वीडियो बना दीजिएगा, अगर आपसे हो सके तो, मतलब करना चाहेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल। साइंस के क्योंकि टॉपिक में, हाँ बिल्कुल, साइंस के जो टॉपिक हैं, मेरी इस पर पूरी एक सीरीज है। उसमें ऑलरेडी मैंने हम्म, शायद 2 या 3 वीडियो मेरी पड़ी हैं। बाकी अब मैं आगे इस पर और काम करूंगा और वीडियो भी बनाऊंगा। मैं सब लाऊंगा, ये एम्ब्रियोलॉजी भी लाऊंगा मैं उसमें। जो इन लोगों ने ये हाँ, कहते फिरते हैं कि भाई कुरान में ये भी है, बिग बैंग को भी मैं एक्सपोज करूंगा। तो ये धीरे धीरे मैं इसमें वीडियो बना बना के उसमें उसी सीरीज में मैं ऐड करता रहूंगा, ताकि कोई भी ये देखे तो एक ही। इनका बिग बैंग तो किसी भी तरह से मतलब छूता भी नहीं है। जो वैज्ञानिक बिग बैंग था और उनका जो है ना जमीन से हमने आसमान को अलग अलग कर दिया, तो छूता भी नहीं है ये। पता नहीं कहाँ सबसे से इन लोग को लगता है। सबसे पहले तो जब अल्लाह ने 6 दिन में जमीन बनाई, पेड़ लगाए, उसमें ये सब किया, 6 दिन के अंदर किया था वो सारा काम, तो फिर बिग बैंग को अरे आप कैसे कह सकते आजकल हो? ना ये जो 6 दिन की वो है ना आयत, उसको बोलते हैं कि 6 दिन की बात नहीं है, छह से मतलब कि समय की बात हो रही है, दिन विन नहीं है, ऐसा बोलते हैं ये लोग। नहीं, क्योंकि हम उसमें लोग क्लियरली पूछते हैं ना, मेंशन है। जब ये लोग बोलते हैं कि 6 दिन में अल्लाह ने ये बनाया वो बनाया, तो हम लोग पूछते हैं कि भाई जब अल्लाह ने ये सब बनाया था तो उससे पहले तो सूरज उरज था नहीं, तो उसको कैसे पता चला कि दिन है कि रात है? दिन कैसे तो होता? छह हाँ, तो 6 दिन कैसे काउंट कर रहा है ये? वही, उसमें एक बार मैंने देखा था जाकिर नाइक ने क्या किया था कि वाटरलॉजी समझा रहा था। तो बता रहा था कि किस तरह से मतलब कुरान की उसने बहुत सारी आयतों का हवाला दिया कि उसमें लिखा है कि हम्म, किस तरह से वाटर साइकिल चलता है पूरा। तो मैंने हाँ, जब उन सारी आयतों को निकाल के देखा ना, तो उसके अंदर हम्म, पता है क्या था? उसमें यह था, हम क्या? ही हैं जो बारिश को भेज देते हैं, हम ही हैं जब वो बारिश बहती हुई पहाड़ों से नीचे अरे, ये तो वो सारी बातें हैं जो सब लोगों को दिख रही हैं। आप कुछ ऐसा बताओ ना जो लोग नहीं जानते हो। तो ये इस तरह से इस तरह से ये अरे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ना, पत्थर पे लिटरली। ना सिर पटकने का मन करता है, आयत पड़ गया। अच्छा, आप ये बताइए कि जो कुरानिस्ट लोग होते हैं इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि बहुत सौ का कहना होता है भाई हदीसों में तो बहुत ज्यादा गंदगी है,
तो हदीसें तो वैसे भी बहुत बाद में लिखी गई थी। तो कुरानिस्ट के बारे में क्या ख्याल है आपका? कुरान में क्या कोई बुराई नजर आती है आपको वैसे कुरान में, अगर हम साइंटिफिक चीजों को हटा दें तो? साइंटिफिक चीजों को हटा दो तो फिर उसमें दो चीज रह जाएगी। एक तो रह जाएगा सेक्सुअलिटी, जो हम्म। अल्लाह मियाँ हमेशा बात करते रहते हैं अपने नबी के ताल्लुक से। और जी। दूसरा मारकाट। जी बिल्कुल। बस बस ये दो चीज रह जाएगा अगर इन सब चीज को हटा दिया जाए तो। और तीसरा अगर इसमें ऐड करना चाहे तो वो है डर, वो भी जहन्नम का। हम्म। बस ये हम्म। तीन। ये तो ज्यादातर है उसका अंदर। हाँ। मुझे लगता है शायद 90% में यही कहा गया है कि मुझे मान लो, मुझे जान लो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। मैंने एक हदीस के बारे में मैंने पढ़ा। हम्म। तो उसमें ना हदीस में था कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जा रहे थे। तो हम्म। उनके साथ कुछ सहाबा थे, उनका नाम मैं भूल गई। तो देखे और ना नबी वहीं पर रुक गए कब्र को देखकर। तो हम्म। फिर उनके जो सहाबा थे पूछे कि या रसूल अल्लाह आप क्यों रुक गए? तो बोलता है कि इन दोनों कब्र में अजाब हो रहा है। तो बोले क्यों? इन्होंने हम्म। इन्होंने जब पेशाब किया था ना तो छींटे पड़ गए थे कपड़े में। इसलिए ऐसा बोला। तो भाई कैसा, मतलब कि बोलते हैं ना सहिष्णु होना चाहिए इंसान को, और टॉलरेंट और इनटॉलरेंट बोलते हैं। तो ये अल्लाह कैसा है, इतना असहिष्णु है, इनटॉलरेंट है कि इसको मतलब कोई इंसान पेशाब करे वो कपड़े में पड़ जाए वो भी पसंद नहीं है, और वो फिर उसको भी अजाब दे रहा है। अब देखो, जो आपने हदीस बताई है ना, ये एक्चुअली मैंने एक पॉइंट साबित किया था एक बार। एक हदीस हमें मिलती है, मैं ये मेरे पास है भी, ये एक्चुअली डिस्कशन के लिए मैंने रखी है, कल को हमारा डिस्कशन भी होना है वास्तिक जी के साथ में। जी। तो एक हदीस है, ये मैंने स्क्रीन पे इस समय डिस्प्ले भी कर दी, जिसके अंदर लिखा है कि मोहम्मद साहब ने अपनी जो उनकी चाची थी, हाँ। उनकी कब्र में अजाब हो रहा था, तो वो हाँ। उनकी कब्र में अपने कपड़े उतार के चले गए, बताइए, वो अजाब कम करने के लिए। तो अब यही कपड़े अजाब, उतारने की क्या जरूरत थी? अब ये तो मुस्लिम लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए, भाई। क्योंकि जब जो आपने हदीस बताई ना, उस हदीस में अगर हम आगे चलेंगे तो मोहम्मद साहब ने क्या हाँ। किया था कि लकड़ी तोड़ के ना, और जो आपने बताई थी कहानी कि वो किसी सहाबा के हाँ। साथ निकल रहे थे और कब्र में हाँ। अजाब हो रहा था, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि लकड़ी तोड़ के रख दी थी कब्र के ऊपर, और हाँ। बोले हाँ। कि हाँ। अब ये हाँ। मैंने लकड़ी रख दी है, अब ये अजाब नहीं होगा इनकी कब्र में। वाह, गजब। जी। तो मेरा सवाल फिर मोमिनों से ये होता है कि या तो उनके भी कब्र में उतरना चाहिए था कपड़े उतार के, उन दोनों लोगों की भी, और नहीं तो अपनी चाची की कब्र पे भी लकड़ी रख देते। तो शर्म आनी ये चाहिए यार, शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये देखिए, इस तरह की इनकी हरकतें हैं। कई लोग डिफेंड कैसे कर लेते हैं ऐसे इंसान को मुर्दों के साथ, मतलब कपड़े उतार के। अरे भाई चलो अजाब को, चलो मान लिया तुम नबी हो, मान लिया तुम अल्लाह के मैसेंजर हो, तो चलो ठीक है तुम अजाब को ठीक करने के लिए भी जा रहे हो, कपड़े क्यों उतार रहे हो? वो भी किसी ये औरत की उनका। उसमें। हम्म। और वही, और जब वो दो आदमी थे तो वहां पे लकड़ी से भी अजाब कम हो सकता था। तो ये देखिए, ये पता नहीं किस तरह से ये डिफेंड करते हैं, कैसे मानते हैं। मुझे तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कैसे इस आदमी को ये लोग मतलब कह देते हैं कि भाई हमारे मैसेंजर हैं, हमारे खुदा के रसूल हैं। अच्छा ये बताइए कि मेनली जो मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि वक्त काफ़ी कम है, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे हम इसमें स्ट्रीम में। आप ये बताइए कि औरतें खुलकर क्यों नहीं सामने आती इस्लाम के खिलाफ? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी कुरान में भी इस तरह की आयतें हमें मिलती हैं कि औरतों को मारना पीटना भी जायज़ है, और औरतों को मतलब खेती भी बताया गया है, ये भी कहा गया है कि मतलब जानवरों तक से उनका वो कर दिया गया है। मैं अभी स्क्रीन पे एक वो भी दिखा रहा हूँ हदीस, जिसमें है कि औरतों के साथ अच्छा सलूक करो, क्योंकि उनका रिश्ता आपके साथ किसी पालतू जानवर की तरह है। मतलब एक तरफ कह रहे हैं कि अच्छा सलूक करो, और फिर आगे क्या कर रहे हैं कि औरत को कंपेयर कर दे रहे हैं एक जानवर से, कि जैसे हमारा एक पालतू जानवर होता है वैसे ही औरत होती है। तो इस तरह की और भी बहुत सारी कुछ हदीसें भी मिलती हैं हमें, खेती भी बताया गया है औरत को। ये मैं खेती वाली भी वो दिखा देता हूँ कुरान क्या है। तो क्या रीज़न है कि ये इतना सब होने के बाद भी क्यों नहीं इसके अगेंस्ट में औरतें खड़ी होती हैं? ये सबका अलग अलग वो होता है पॉइंट, आप भी अपना कुछ पॉइंट बताएं, आपको क्या लगता है?
मुझे लगता है ऐसा है कि पहला तो औरतों का जो है वो शिक्षा नहीं होना, शिक्षित नहीं होना। क्योंकि जब हम्म। कोई इंसान शिक्षित होता है तो सही गलत में फ़र्क करना जानता है और अपने लिए आवाज़ उठा सकता है। अब बहुत अच्छा बेचारी पॉइंट। जितने भी मुस्लिम औरतें होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, उनको तो सिर्फ़ यहाँ तक पढ़ने के लिए बोल देते हैं कि चलो तुम अपना नाम लिखना सीख गए, इतना ही काफ़ी है। जी। और मुस्लिम कंट्री में तो और ज़्यादा। और हमारे देश में मतलब कुछ एक ऐसे मतलब जगह है जहाँ पर तो मुस्लिम जो लड़कियां वो अच्छे से पढ़ रही हैं। बाकी अपने अपने मतलब स्थिति अनुसार लोग उनको डरा धमका के रखते हैं कि बस इतना पढ़ लिए, उनको किसी के साथ देखना नहीं, घूमना नहीं। मतलब कोई हिंदू मतलब मुस्लिम लड़की है, वो हिंदू लड़की के साथ भी घूमे ना तो उनको प्रॉब्लम होती है कि मत घूमो, वो तुम्हें बिगाड़ देगी करके, क्योंकि उनका खुदा इनका खुदा अलग है। तो हम्म। देखो, जो इंसान एक दूसरे से मिलता है तो फिर उनको पता चलता है कि मुआशरे में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है। अब उनको एक रूम में बंद रहना है। अब मम्मी बोली कि इस्लाम में ऐसा है, इसको मानना पड़ेगा, अब्बा बोले तुमको मानना पड़ेगा, तुम मानती हैं। यही है। अगर उनको खुली विचार में अगर उनको खुले विचार मिले कि भाई ये सही है ये गलत है, तो वो लोग उस चीज के लिए बोले। अब उसके बारे में आपने सुना होगा, क्या है वो बहुत फेमस हुई, नोबेल भी मिला उनको, मलाला यूसुफजई, क्या यूसुफ क्या क्या था उसका, मलाला। यूसुफजई नाम था ना। हम्म। हाँ। तो मुझे तो उनका वो भी नहीं पीछे का नाम भी नहीं पता। तो उन्होंने तो पूरा मतलब इस्लाम को हिला दिया था। हम्म। और मुस्लिम लोग तो वो गाली देते हैं। हालांकि ये बोलते हैं कि मुस्लिम लड़कियों लड़कियों में देखो नोबेल पुरस्कार भी मिला है, लेकिन उनके दिल में ना चुभती है वो चीज। क्योंकि उनके ऐसे कोई बंदा नहीं उसको नोबेल प्राइज नहीं मिला और इनको ऐसे मिल गया लड़कियों को। ये वैसे आपने बहुत सही पॉइंट बोला कि जो मुस्लिम लड़कियां होती हैं, क्योंकि वैसे भी उन्हें पढ़ाने पे तो जोर दिया नहीं जाता, क्योंकि फिर वही कि इस्लाम की शिक्षा फिर ये भी कहती है कि औरतें जो हैं वो घर के कोने में ही सही रहती हैं, घर में रहनी चाहिए, बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो इसीलिए फिर उन्हें पढ़ाई लिखाई में भी इतना वो नहीं किया जाता है। तो यही रीज़न होता है वो दुनिया से कट जाती हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके क्या अधिकार हैं, उन्हें पता ही नहीं होता दुनिया में क्या चल रहा है। सही बात है, पता होगा तब ना लड़ेंगे। जी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि एक औरत ही औरत के हक छीन लेती है इस्लाम में? जैसे दो मत की बात ही माएँ नहीं है। होती हैं, जैसे माँ अपनी बेटी को फॉलो करवाती हैं, जो उन्होंने झेला होता है उसके बाद भी फिर से वो अपनी बेटियों को वही सिखा रही होती हैं कि नहीं नहीं ये सही है, बहुत बुरखे में रहो, मर्द की बात मानो, अगर वो मार पीट रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो ये भी हमारे ना एक। मुआशरे में ही गड़बड़ी है। जी। ये पूरा ना हाँ। एक चैन सिस्टम है दरअसल। इसमें हो क्या रहा है कि जितनी भी औरतें हैं वो अपनी आगे आने वाली जो जनरेशन है ना, उन्हें वैसे ही रहना सिखाती हैं और उन्हें बताती हाँ। हैं कि यही जीने का सही तरीका है। तो ये भी सही ये बात भी है। एक मुझे, हाँ मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक पॉइंट है जिस वजह से औरतें आगे नहीं आ पाती डिफेंड करने नहीं, के सही लिए। पकड़े हो आप। हम्म। अच्छा, ये बताइए आप कि इस्लाम में सबसे बुरा आपको क्या लगता है? ये पूछो, इस्लाम अगर में सबसे मतलब इस्लाम में कुछ अच्छा भी है जो आपको अच्छा लगता है तो पूछो। फिर भी सबसे बुरा, सबसे बुरा क्या लगता है? ये जो क्योंकि कत्लो बहुत गारी सारे। वाली बात है ना, ये जो कत्लो गारी हम्म। वाली बात है ना, ये काफिरों के लिए नफरत। जी सबसे जी। बुरा ये है। चलो विज्ञान में कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिए, उसको इंसान जो है वो एडजस्ट कर हम्म। लेगा, सह लेगा। हम्म। लेकिन जो कत्ल वाली बात है तो वो तो पूरे समाज को खत्म कर देगा। देख रहे पूरी दुनिया जो आतंकवाद में जूझ रही है सिर्फ इनकी वजह हम्म। से। तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा खतरनाक तो ये है, इनका हम्म। कत्लो गारत। और बाकी दुनिया को डुबोने के लिए तो कुरान का साइंस ही एकदम मतलब काफी है। हम्म। ये सही कहा आपने। और दरअसल देखो और भी, देखो बहुत सारी नॉनसेंस रिलीजन में होती हैं। हम बाकी सारे बिल्कुल। जो भी नॉनसेंस हैं उन्हें हम सबको कोई बात नहीं, हम इग्नोर कर भी दें। लेकिन जब बात आ जाती है ना कि जब इंसानियत पे किसी चीज़ से खतरा हो, तब उसके खतरा हो, अगेंस्ट सही में, है। हाँ उसके अगेंस्ट में फिर खड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। आपका रिलीजन जब तक आपको कुछ किसी को मारने को नहीं कह रहा है और साइलेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है चलो रैशनल है, कोई बात नहीं, चलो ये
समाज में ये तो चीज़ें खैर रहती हैं, और बाकी के अगर हम देखें भी तो, लेकिन ये जो मार काट, दूसरों से जो नफरत है, ये बहुत बुरी चीज़ है, और यही रीज़न है कि हम लोगों को इसके अगेंस्ट खड़ा भी होना पड़ रहा है। अच्छा, तो कुछ चैट मैसेज भी देख लेते हैं। काफिर आजम क्या पूछ रहे हैं कि सूसू कैसे करें, उसकी भी हदीस है क्या? नहीं, सही है वैसे, आपका हर चीज़ का है। और ये फ़िक़्ह की अगर आप किताबें पढ़ेंगे, बहुत बहुत सारी किताबें हैं, उनमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसमें सब कुछ है, सूसू कैसे करना है, वहाँ जाने से पहले की भी एक दुआ होती है, निकलने के बाद की भी दुआ होती है, और आपको कौन सा पैर पहले टॉयलेट में अंदर रखना है, वो सब सब कुछ बताया जाता है उसके अंदर।